हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल एसएस स्टोरी। सो फ्रेंड्स, आज की कहानी है धोखे से घर नाम करवाकर बेटों ने माँ बाप को किया बेघर। आइए जानते हैं आगे कहानी में क्या होता है। कहानी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी। बहुत जोरों की बरसात हो रही थी और एक बूढ़ा आदमी सर पर पिन्नी रखकर दौड़ता हुआ चाय वाले की टपरी पर आकर रुका। मौसम भी इन दिनों थोड़ा ठंडा ही था और ऐसे में बारिश पड़ने से तो हवाएं भी इतनी ठंडी हो गई थी मानो छू कर निकल जाए तो इंसान को जमा ही देंगी। इतना ठंडा मौसम हो गया था कुछ बूंदों के पड़ने मात्र से। और शाम के समय क्योंकि हर किसी को अपने घर जाने की जल्दी रहती ही है, तो बस मैं भी जल्दबाजी में अपने घर की ओर जा ही रहा था। लेकिन बारिश इतनी तेज होने लगी कि कुछ भी सही से दिखाई नहीं दे पा रहा था। ऐसे में मुझे इतनी दूर का सफर तय करना सही नहीं लगा। मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना कुछ देर यहीं ठहर कर इंतजार किया जाए। जब बारिश धीमी हो जाएगी तब हम लोग घर के लिए निकल पड़ेंगे। बस यही सोचकर मैंने उस फ्लाईओवर के नीचे अपनी गाड़ी खड़ी कर दी और खुद भी खड़ा हो गया। और क्योंकि मैं कार से निकलकर सीधा फ्लाईओवर के नीचे ही खड़ा हुआ था, इसीलिए मैं तो बारिश में भीगा भी नहीं था। लेकिन कपड़े मैंने बहुत ही साधारण पहने हुए थे क्योंकि अभी तक सर्दियों का कोई खास मौसम नहीं था। इसीलिए मैंने वहीं अपनी साधारण सी कमीज डाली हुई थी। लेकिन बारिश के बाद साथ साथ चलती हुई उन हवाओं ने, वे हवाएं मानो मेरे लिए बीमारी की सौगात थीं। इतनी ठंडी हवा में ऐसा लग रहा था जैसे अगर कुछ देर और मैं यूं ही खड़ा रहा तो शायद खड़े होने के लायक भी न रहूं। हाथ पांव मेरे यहीं जम न जाए कहीं। लेकिन ऐसे में वह बुजुर्ग आदमी सर पर छोटी सी पिन्नी रखकर दौड़ता हुआ उस फ्लाईओवर के नीचे ही आकर रुका। एक नजर हमारी ओर देखकर वह हमसे 2 कदम पीछे हो गया और थोड़ी देर यूं ही खड़ा रहा। लेकिन उसे देखकर यह साफ पता चल रहा था कि यह ठंड से कांप रहा है। लेकिन तब मुझे यह कोई बड़ी बात नहीं लगी क्योंकि भाई ठंड से तो हम भी कांप रहे थे कि तभी मैंने और मेरे दोस्त ने चाय वाले से 2 कड़क चाय बनाने के लिए कहा। कुछ देर बाद वह आदमी इधर उधर यूं ही देखता रहा। फिर जब उसे थोड़ी देर यूं ही खड़े खड़े और ज्यादा सर्दी लगने लगी तब उसने उस चाय वाले से जाकर पूछा, बेटा, अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो क्या मैं तुम्हारी भट्टी के पास खड़ा होकर थोड़ी देर अपने हाथ सेक सकता हूँ जिसमें तुम अभी पकौड़ियाँ तल रहे हो। मैं बस तुम्हारी भट्टी के पास खड़ा रहूंगा, किसी सामान को नहीं छूऊंगा। मुझे थोड़ी गर्मी मिल जाएगी बेटा। चाय वाला शायद उसे जानता था। उसने उस बुजुर्ग आदमी से कहा, कोई बात नहीं बाबा, आप आराम से खड़े हो जाओ। यहाँ परेशानी की कोई बात नहीं है। आप यहाँ खड़े होकर आराम से अपने हाथ ताप लो और जब बारिश बंद हो जाए तब आराम से चले जाना। अभी तक अंधेरा नहीं हुआ था लेकिन सूरज ढलने लगा था और अभी तक बारिश बंद होने का नाम नहीं ले रही थी। फिर कुछ देर बाद वह बुजुर्ग आदमी अपनी उस पिन्नी को लेकर वहां से आगे बढ़ने लगा। तो उस चाय वाले ने पूछा, क्या हुआ बाबा, हाथ नहीं तापने आपको? अभी तो बारिश भी बंद नहीं हुई, अभी से कहाँ चल दिए? तब वह बुजुर्ग आदमी उस चाय वाले से बोला, बेटा, मेरी पत्नी की तबीयत थोड़ी ज्यादा खराब है, बस उसके लिए कुछ दवाइयाँ लेने जा रहा हूँ। पता नहीं बारिश कब तक होती रहेगी। बारिश के चक्कर में मैं उसकी दवाइयाँ तो नहीं छोड़ सकता। बस बेटा इसीलिए जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है बाबा, अम्मा की दवाई लेकर आप आराम से जाओ।
चाय वाले ने उस बुजुर्ग आदमी से कहा तो वह चला गया और वही रोड क्रॉस करके मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ लेने लगा था। शायद क्योंकि मैं उससे काफी दूरी पर था तो मुझे उस आदमी की आवाज तो नहीं आ रही थी, लेकिन हाँ, मुझे यह जरूर दिखाई दे रहा था कि जब वह बुजुर्ग आदमी दवाई लेने पहुंचा तो मेडिकल स्टोर वाले ने दवाइयाँ निकाल कर तो दे दी थीं, लेकिन फिर उस बुजुर्ग आदमी ने जब पैसे दिए तो मेडिकल स्टोर वाले और उस बुजुर्ग आदमी के बीच कुछ बहस हुई। बुजुर्ग आदमी ने उसके हाथ जोड़कर वह उससे बहुत देर तक मिन्नतें करता रहा, लेकिन मेडिकल स्टोर वाले ने दवाइयाँ वापस रख लीं और उसकी एक न सुनी। और जब वह बुजुर्ग फिर भी वहां से वापस नहीं गया तो उस बुजुर्ग आदमी की दवाइयों का पर्चा लेकर उसने बाहर फेंक दिया, जिसे पकड़ने के लिए फिर से वह बुजुर्ग आदमी भागा और अब तक वह पर्चा पानी में भीग चुका था। जैसे ही वह बुजुर्ग आदमी उस पर्चे को उठाने लगा, पानी में बहकर वह पर्चा नाली में चला गया और वह बूढ़ा आदमी उस पर्चे को देखता रहा। उसने बहुत कोशिश की पर वह उस पर्चे को निकाल नहीं पाया। अब उस बुजुर्ग आदमी के चेहरे पर बेबसी और मायूसी साफ दिखाई दे रही थी। अब मैंने जब उस आदमी को इतनी परेशानी में देखा तो चाय वाले से मैंने उसके बारे में पूछना चाहा। तब उस चाय वाले ने कहा कि क्या बताऊं भाई साहब, इन बाबा की बहुत लंबी कहानी है। कहते हैं ना कि आज के जमाने में ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो यह बात बिल्कुल सच है साहब। इस बेचारे बूढ़े आदमी ने अपनी औलाद के लिए क्या कुछ नहीं किया होगा, लेकिन किस्मत पर किसका जोर चलता है। आज देखो बेचारे पाई पाई को मोहताज दिन भर सड़कों पर यह कागज और पेन बेचते फिरते हैं। उनसे ही जो पैसे मिल जाते हैं उनसे अपने घर का खर्चा चलाते हैं। कभी खाने को मिल जाता है तो कभी खाना भी नसीब नहीं होता। उनकी पत्नी अब बहुत ज्यादा बीमार है, अभी बता तो रहे थे आपके सामने। बस उन्हीं के लिए दवाइयाँ लेकर जा रहे हैं। तब मैंने उस टपरी वाले से कहा, अरे भाई, दवाई लेकर कहाँ जा रहे हैं? मेडिकल स्टोर वाले ने उन्हें तो दवाइयाँ दी ही नहीं। उधर देखो, वह तो अपना पर्चा ढूंढ रहे हैं। जब उस चाय वाले ने उन बाबा की तरफ देखा तो वह समझ गया और बोला, साहब, लगता है कि कुछ परेशानी है। उसने तेज आवाज में उन बुजुर्ग को आवाज दी, अरे बाबा, क्या हुआ? अभी तक यहीं हो, दवाइयाँ लेकर गए नहीं? तब उन बाबा ने उसकी बात पर गौर नहीं किया और वह उस पर्ची को ढूंढते रहे। चाय वाला उन बाबा की ओर बढ़ा तो मैं भी उसके साथ बढ़ गया और दौड़कर वहां पहुंचा। चाय वाले ने मेरे सामने उन बाबा से पूछा कि बाबा क्या हुआ, क्या ढूंढ रहे हो? तब वह बाबा, जो कि रोए जा रहे थे, रोते रोते अपने आंसुओं को पोंछते हुए बोले, बेटा, मैंने जैसे तैसे कई दिनों में पैसे जोड़कर डॉक्टर को दिखाकर यह पर्चा बनवाया था जिसमें तेरी अम्मा की दवाइयाँ लिखी थीं, और अब मेरे पास पैसे पूरे नहीं थे तो इस मेडिकल स्टोर वाले ने वह पर्चा फेंक दिया जो कि नाली में गिर गया। अब मैं क्या करूं? कैसे उसकी दवाइयाँ लेकर जाऊं? उसकी तो तबीयत भी इतनी खराब है, पहले ही कई दिनों से बीमार है। तब उन बाबा की हालत देखकर मुझे थोड़ा गुस्सा आया और मैंने चाय वाले की मदद से उन्हें उठाया और उठाकर साइड में बैठाया। अब मैं मेडिकल स्टोर वाले के पास गया और जाकर मैंने उससे कहा कि वह दवाइयाँ दे जो अभी बुजुर्ग ने मांगी थी। तब मेडिकल स्टोर वाले ने कहा कि भाई साहब, पर्चा दीजिए, कौन सी दवाइयाँ हैं, ऐसे नहीं पता चलेगा। जब उसने यह कहा तो मैं गुस्से से बौखलाता हुआ बोला कि पर्चा तो तुझे पता होगा ना कि कहाँ है,
क्योंकि इन्होंने तो तेरे ही हाथ में दिया था। बाकी अब तूने उसे फेंका है तो तू जान। अब डॉक्टर के पास जाकर दवाइयाँ क्या तू लिखवा कर लाएगा, जो तूने नखरे में आकर इनका पर्चा उठाकर फेंक दिया? पता भी है कि किसी के लिए वह कितना जरूरी हो सकता है। अगर उनकी पत्नी को समय से दवाइयाँ नहीं मिली तो उनकी मौत भी हो सकती है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो क्या तू उस बुजुर्ग औरत को जिंदा कर सकता है? बता मुझे। गुस्से में जब मैं उस पर चिल्लाकर पड़ा तो वह बोला, अरे भाई साहब, जब मैं बार बार इनसे मना कर रहा था तो यह मान क्यों नहीं रहे थे? मैंने कोई खैरात खाना तो नहीं खोल रखा जो मुफ्त में दवाइयाँ बांटता फिरूं। उनके पास इतने पैसे ही नहीं थे तो गुस्से में पर्चा फेंक दिया। इतनी ही देर में मुझसे काबू नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले मैंने पूछा कि मुझे वह दवाइयाँ दो जो इन बाबा के लिए थीं। पैसे जितने भी कम पड़ रहे थे वह पैसे मैं दे दूंगा। मैंने 500 रुपए उसके आगे रखे और दवाइयाँ मांगी तो वहाँ काम करने वाला एक लड़का पन्नी में बंधी हुई दवाइयाँ लेकर आ गया। मैंने उसे शुक्रिया कहा और वहाँ से चलने लगा। तभी वह मेडिकल स्टोर वाला बोला, पता नहीं कुछ होता नहीं है और चले आते हैं हिमायत लेने। अरे मुफ्त में दवाइयाँ बांटता रहूंगा तो हो गया मेरा काम। पैसे के लिए ही तो यहाँ खड़ा हूँ। बिना पैसे के कैसे किसी को दवाइयाँ दे दें? गुस्सा आया तो फेंक दिया पर्चा। तब गुस्से में मैंने उसके गाल पर थप्पड़ लगा दिया। कॉलर पकड़कर मैंने उससे कहा कि इंसान को जब गुस्सा आए तो वह कुछ भी कर सकता है। बस वैसे ही अभी मुझे बहुत तेज गुस्सा आया और इसीलिए मैंने तुझे थप्पड़ लगा दिया। माफ करना भाई, गलती हो गई। इतना कहकर मैं वहां से चल दिया। आगे बढ़कर उन बाबा को उठाया और उन्हें वह दवाइयाँ पकड़ाई। उन दवाइयों को देखकर खुशी के मारे उन बाबा की आंखों में आंसू आ गए और वह मेरे पैरों में गिर पड़े। मेरे हाथ जोड़ते हुए मेरे पैरों में गिरकर मुझे शुक्रिया करने लगे। तब मैंने उन्हें उठाया और कहा कि बाबा कोई बात नहीं, आप मुझे बताइए कि आपको कितनी दूर जाना है, मैं आपको छोड़ दूंगा। तब उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं बेटा, मुझे तो बहुत दूर जाना है, मैं खुद चला जाऊंगा। तब मेरे कई बार कहने पर वह मेरे साथ चलने को तैयार हुए। मैं उन्हें लेकर अपने दोस्त के साथ उस जगह पर पहुंचा जहां वह रह रहे थे। मैं थोड़ा आगे बढ़ा, उन्हें गाड़ी में बिठाया और चल पड़ा। जब हम 1-1.5 किलोमीटर चल दिए तो उसके बाद उन बाबा ने सड़क के किनारे ही गाड़ी रोकने को कहा। मेरे मन में एक डर भी था, क्योंकि आजकल क्राइम इतना ज्यादा है कि समझ नहीं आता। लेकिन उन बाबा की स्थिति देखकर मुझे लगा कि एक बार मुझे देखकर आना चाहिए कि यह कहाँ रहते हैं। लेकिन मैंने उनसे कहा कि बाबा, यहाँ से आप खुद चले जाइए, हमें देर हो रही है, अब हम चलते हैं। वह बाबा गाड़ी से उतरकर चल दिए। गाड़ी साइड में खड़ी करके मैं और मेरा दोस्त भी उनके पीछे पीछे जाने लगे। कुछ दूर चलकर झाड़ियों के पास ही थोड़ी ऊंची सी जमीन जहां पर एक पेड़ उगा हुआ था, उस पेड़ के पास एक थोड़ी बड़ी सी पिन्नी बांधकर डंडों के सहारे उसे रोका हुआ था और उस छोटी सी झोपड़ीनुमा जगह पर शायद वे दोनों रहते थे, क्योंकि वहीं पर एक बुजुर्ग महिला भी लेटी हुई थी जो कि कांप रही थी और बहुत गंदे से कपड़ों में लिपटी हुई थी। वह बुजुर्ग आदमी वहां पहुंचे और उन्हें 1-2 बिस्कुट खिलाकर दवाई खवा दी। वह बिस्किट भी चाय की टपरी वाले ने उन्हें मुफ्त दे दिया था। उन्हें दवाई खिलाने लगे तो वह पूछने लगी, आप खाने के लिए कुछ लाए हैं क्या? तब उन बाबा ने वह बिस्किट का पैकेट आगे कर दिया और बोले, हाँ, तुम्हारे लिए यह बिस्किट लेकर आया हूँ। तुम बीमार हो ना,
इसीलिए और कुछ तो ला नहीं सकता था, इसीलिए यह बिस्किट का पैकेट ले आया हूँ, तुम यह खा लो। महिला ने पूछा कि आपने कुछ खाया या नहीं, तो उन बाबा ने झूठ बोला कि हाँ, दो बहुत अच्छे आदमी मिल गए थे, उन्होंने मुझे बहुत अच्छा खाना खिलाया, मेरा तो पेट भरा हुआ है। तुम्हारी तबीयत ठीक होती तो मैं तुम्हारे लिए भी वही खाना ले आता, पर तुम बीमार हो ना, इसीलिए यह बिस्कुट खा लो और पानी पीकर सो जाओ। जब मैंने उनकी ऐसी स्थिति देखी तो मुझे उन पर बहुत तरस आया। मुझे देर तो हो रही थी, पर जब मैं इतनी देर से रुका हुआ था तो मैंने सोचा कि 1 घंटे में कुछ नहीं जाता, तो क्यों ना मैं उनकी थोड़ी सी मदद कर दूं। मैंने अपने दोस्त को कहा कि हम थोड़ा सा लेट घर चलें, तो उसे कोई परेशानी तो नहीं है। जब उसने भी मना कर दिया तो मैं और मेरा दोस्त अब फिर से उन बाबा के पास पहुंचे और उन बाबा से पूछा कि बाबा, आखिर आप यहाँ कैसे? आपके बच्चे नहीं हैं क्या जो आप यहाँ ऐसे रहते हैं? तब उन बाबा ने बताया कि बेटा, मैं और मेरी पत्नी अपने बच्चों के साथ में ही रहा करते थे। हमारे 2 बेटे हैं और दोनों बेटे पढ़े लिखे हैं। बचपन से जिन बच्चों को पाल पोस कर इतना बड़ा किया, बुढ़ापे में उन्होंने ही लात मार कर घर से भगा दिया, बेघर कर दिया। दरअसल हम यहाँ इस शहर के रहने वाले नहीं हैं बेटा, हम दोनों तो यहाँ से 50 किलोमीटर दूर स्थित एक गांव में रहा करते थे और हमारे 2 बेटे थे। जब बच्चे बड़े हुए तो हमने उनको अच्छे से अच्छी पढ़ाई लिखाई कराई, जो कि सभी माँ बाप करवाते हैं। उनका भविष्य संवारने के लिए हमसे जितना हो पड़ा हमने उतना किया। जब उनकी पढ़ाई लिखाई पूरी हो गई तो दोनों बेटों ने अच्छी अच्छी नौकरियां लगा लीं। उनकी नौकरियां इसी शहर में थीं। एक दिन दोनों बच्चों का फोन आया और उन्होंने कहा कि माँ पापा, आप अकेले गांव में रहते हैं, क्यों ना आप लोग हमारे साथ आकर इसी शहर में रहें। गांव वाली जमीन को हम लोग बेच देते हैं, फिर आप यहीं शहर में आकर रहिएगा। मैं अपनी पुश्तैनी जमीन को बेचना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने उनसे मना कर दिया कि बेटा, गांव में जमीन रहेगी तो कम से कम हम लोगों को किसी के भी आगे कभी हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, और यदि मजबूरी में हमें फिर कभी जरूरत पड़ जाए तब यह जमीन हमारे काम आ सकती है। तब मेरे बेटों ने बहुत कोशिश की और मेरे सामने उन्होंने तरह तरह की बातें बनाई, लेकिन मैं जमीन बेचने को तैयार ही नहीं हुआ। फिर गर्मियों की छुट्टियों में दोनों बेटे अपनी पत्नियों और बच्चों को लेकर गांव आ गए। वह भी 2-3 दिन की छुट्टियां लेकर आए। बच्चों के घर में आने से घर में खुशी का वातावरण भरा हुआ था। जिस घर में जहां सिर्फ मैं और मेरी पत्नी ही अब तक रहा करते थे, आज वहां चारों ओर बच्चों की आवाजें आ रही थीं। यह सब देखकर बड़ा अच्छा लग रहा था, मन को बड़ा सुकून मिल रहा था। अब मैं और मेरी पत्नी हम दोनों ही बहुत खुश थे। तब एक दिन बेटे को किसी का फोन आया। बेटे ने कहा कि हाँ ठीक है, मैं अपने परिवार में सभी लोगों का इंश्योरेंस करवा लेता हूँ। मैंने उससे पूछा तो उसने मुझे बताया कि पिताजी, जीवन बीमा वालों का फोन था। मैं अपना और छोटे का दोनों का बीमा करवा रहा हूँ। अगर आप कहें तो आप दोनों का भी करवा देता हूँ, जिससे यदि भगवान ना करे भविष्य में अगर हमें कुछ हो जाता है तो हमारे बच्चों को पाई पाई के लिए दूसरों का मोहताज नहीं रहना पड़ेगा। जीवन बीमा कंपनी वाले उन्हें हमारी मौत का मुआवजा देंगे, जिससे कम से कम आर्थिक रूप से वे मजबूत रहेंगे। मैंने बेटे की बात को समझते हुए हामी भर दी
और फिर मैंने अपना और अपनी पत्नी का भी बीमा करवा लिया। अब बेटे और बहू 2 ही दिन बाद वहां से वापस आ गए। मुझे नहीं पता था कि वास्तव में क्या हो रहा है। 2-3 दिन में वे लोग वापस आ गए थे। कुछ दिन पहले एक बार बड़ा बेटा अपने एक दोस्त को लेकर घर पर आया तो था, लेकिन मुझे वास्तव में यह नहीं पता था कि वास्तव में वह उसका दोस्त नहीं है, बल्कि कोई और ही है। कुछ ही दिन बाद हमारे घर पर कुछ और लोग अपना सामान आदि लेकर आ गए और बोले कि आपको यह घर खाली करना होगा। यह घर हमने खरीदा है। उन्होंने हमें कागज दिखाए। मैंने पुलिस केस भी किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उनके पास असली कागजात थे। पुलिस ने उल्टा हमें ही घर खाली करने को कहा, या फिर हमें उनके पैसे वापस देने को कहा। लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं उन्हें वापस दे पाता, क्योंकि हमारा गांव वाला घर बहुत बड़ा था और उसकी कीमत भी लाखों रुपए में थी। इतने पैसे भला मैं कहाँ से लाता? अब मुझे समझ आया कि बेटा जिस दोस्त को लेकर आया था ना, वह उसका दोस्त नहीं था, बल्कि वह तो उसे वह घर दिखाने के लिए लाया था। और मेरे और मेरी पत्नी के जीवन बीमा के नाम पर उन्होंने जिन कागजात पर मेरे दस्तखत करवाए थे, वह मेरे घर के कागज थे। और उन कागजों पर दस्तखत करवाकर उन्होंने हमारा यह घर बेच दिया था। उसके बाद मेरे और मेरी पत्नी के पास कोई चारा न रहा और हम शहर में अपने बच्चों को ढूंढने के लिए आ गए। उसके बाद हमने उन्हें बहुत ढूंढा, लेकिन वे हमें नहीं मिले। यहाँ इस शहर में आए हुए हमें 3 महीने हो गए। तब से हम अपने बच्चों को ढूंढ रहे हैं, लेकिन बेटा मेरे पास पैसे नहीं थे और हमें पेट भरने के लिए और सर छुपाने के लिए कोई तो जगह चाहिए ही थी ना, तो मजबूरन हमें यह रास्ता अपनाना पड़ा। बस तब से मैं सड़कों पर पेन और कॉपी बेचता फिरता हूँ। उससे जो भी पैसे बचते हैं उन्हीं से अपना पेट पालते हैं और इधर उधर बच्चों को ढूंढते फिरते हैं, लेकिन पता नहीं कि वह हमें मिलेंगे भी या नहीं। अब पता नहीं कि ईश्वर ने क्या सोच रखा है। मेरी पत्नी भी अचानक बीमार हो गई और मैं जितनी भी कमाई करता था उसको जोड़कर मैंने डॉक्टर को दिखाया, तो दवाइयों के पैसे भी मैं नहीं जोड़ पाया। ऐसे में मैं उसके लिए खाना कहाँ से लेकर आऊं? पर यह बात मैं उसे नहीं बता सकता बेटा, वरना वह और परेशान हो जाएगी। उन बाबा की कहानी सुनकर सचमुच मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने उन बाबा से कहा कि बाबा गाड़ी में बैठिए, मैं आपको कुछ सामान दिलाकर जाता हूँ। मैंने उन बाबा को गाड़ी में बिठाया और उन्हें लेकर वहीं बाजार की ओर चल दिया। मैंने उन बाबा को एक वेट मशीन दिलवाई और पास में ही ढाबे पर ले जाकर गाड़ी वहां पर रोक दी। मैंने उन बाबा को वहां जाकर भरपेट खाना खिलाया और उनकी पत्नी के लिए घर जैसा खाना वहां से पैक भी करवाया। साथ ही उस ढाबे वाले से उन दोनों के लिए किसी काम की बात की। ढाबे वाले को भी उस वक्त बर्तन धोने वाले की जरूरत थी, इसीलिए उसने उन्हें रख लिया। अब बस मैं इनकी इतनी मदद करके उन बाबा को वहां छोड़कर वहां से अपने घर की ओर चल दिया, पर उन्हें समझा कर आया कि बाबा आप अपना काम करते रहिए और अम्मा जी यह वजन की मशीन को लेकर बैठ जाएंगी, जिससे कि कोई भी यदि यहाँ वजन तुलवाएगा तो पैसे देकर जाएगा। उस ढाबे वाले ने पीछे टीन शेड डालकर एक छोटा सा कमरा बनवाया हुआ था, जिसमें अब वे दोनों बुजुर्ग दंपत्ति रह सकते थे। दोनों पति पत्नी को वहीं ढाबे पर काम भी मिल गया और उन्होंने अपनी वजन मशीन भी वहीं रख ली। मैं उन्हें वहां छोड़कर आ गया और
अपनी जिंदगी में फिर से व्यस्त हो गया। कई महीनों बाद जब फिर से मेरा उस रास्ते पर जाना हुआ तो मैं उसी जगह पर जाकर रुका। अब मैं जब उस ढाबे पर रुका तो वहीं बाबा मेरे लिए खाना लेकर आए। मुझे देखकर वे बाबा बहुत खुश हुए और मुझे लाखों दुआएं देने लगे। अब उनकी स्थिति पहले से काफी बेहतर लग रही थी। ढाबे पर उन्हें 2 वक्त का खाना मिल जाता, रहने को जगह मिल जाती और साथ ही कुछ पैसे भी मिल जाते हैं। वहीं वह अम्मा भी काम करती थीं। अब वहीं पर उन्होंने अपनी वजन मशीन भी रखी हुई थी। दिन में कुछ नहीं तो 10-20 लोग तो उनसे अपना वजन तुलवा ही लिया करते थे। आखिरकार अब वे दोनों अपना एक अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे थे। आज उन अम्मा जी की स्थिति भी पहले से बहुत बेहतर थी। उनकी शारीरिक स्थिति को देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई और बहुत सुकून भी मिला कि आखिरकार मेरी एक छोटी सी कोशिश से उन दोनों की जिंदगी में कितना बड़ा परिवर्तन आया। अब बस मैं यही कोशिश करता हूँ कि मुझसे जितना बन पड़े मैं उतना ज़रूरतमंदों और गरीब लोगों की मदद कर सकूं। जितना मेरे बस में हो मैं उनकी उतनी सहायता कर सकूं। और एक न एक दिन मुझे पूरी उम्मीद है कि उन बाबा को न्याय ज़रूर मिलेगा और उनके उन बिगड़े हुए बच्चों को उनके कुकर्मों की सज़ा भी मिलेगी। क्योंकि कहते हैं ना कि ईश्वर के घर में देर है अंधेर नहीं। और जो बच्चे अपने माँ बाप को खून के आंसू रुलाने में कमी नहीं छोड़ते, ऐसे बच्चे जीवन में कभी खुश नहीं रह सकते। अपने माँ बाप को दुख देने से पहले अपने भविष्य के बारे में सोच लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज जिस स्थिति में हमारे माँ बाप थे, आज जिस स्थिति में उनके माँ बाप थे और उन्होंने उन्हें धोखा दे दिया, कल को वह भी इसी स्थिति में होंगे और उन्हें यह अकल तब आएगी जब उनके बच्चे उन्हें ऐसे ही धोखा देंगे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।